वेलकम टू गाइडली। गाइडली में आपके लिए हम लेके आए हैं जेआईबी सीआईबी स्पेशल क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? कंप्लीट थ्योरी का सेशन 1 आपके लिए लेके आया हूं मैं आज। और इस सीरीज़ का आपका पूरा महत्व रहने वाला है आपके थ्योरी के अंदर। सारे मॉड्यूल्स की थ्योरी आपको इस सीरीज़ के अंदर करवा दी जाएगी। जेआईबी थ्योरी क्रैश कोर्स ही आपके सामने गाइडली ले आया है। लास्ट वीक फाइटर्स अगर कोई हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था और नेक्स्ट वीक पेपर आ रहा है, अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाए हैं वो, तो उनके लिए भी ये सीरीज़ बेनिफिशियल रहने वाली है। छोटे छोटे सेशंस हैं लेकिन बड़े ही आपके थ्योरी कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सीरीज़ रहने वाली है, स्पेशली फॉर दोज हु कैन नॉट डिवोट 2 आवर्स डेली फॉर प्रेपरेशन। अगर आप डेली 2 घंटे नहीं लगा पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, तो एटलीस्ट इस सीरीज़ को जरूर देख लीजिए, ताकि आपके जो भी टॉपिक इस सीरीज़ के अंदर कवर करवाए जाने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। जैसे कि इस सीरीज़ में क्या कवर करवाया जाने वाला है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स के बारे में बताया जाएगा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, बैंकिंग सिस्टम इंडिया के अंदर क्या रहा है, पहले क्या था, टाइप्स ऑफ रिस्क, बेसल नॉर्म्स आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सिबिल, क्रिफ, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे हो गया आपका एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, ठीक है, सारे केवाईसी, एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, किस तरीके की क्रॉसिंग होनी चाहिए टैक्स के अंदर, किस क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्या टारगेट्स रहते हैं, कैसे उनको अचीव किया जाता है, क्या डिटेल्स हैं उनकी, टाइप्स ऑफ लोन, एनपीए, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ बैंकिंग रिस्क, बेसल नॉर्म्स 1 भी कवर किया जाएगा, 2 भी किया जाएगा, 3 भी किया जाएगा, और डिटेल में किया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप चेकलिस्ट जो आपकी प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। मुझे नहीं पता आप ये कब देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सेशंस इसमें प्लेलिस्ट में ऐड हो चुके होंगे और अगर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, आप इसको अपने सेव कर लीजिए। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। आरबीआई की हिस्ट्री क्या थी, फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या रहता है आरबीआई का, इंडियन करेंसी के बारे में हम जानेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और लेटेस्ट जो मर्जर हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फॉर एनी वाइब्रेंट इकोनॉमी इट इज़ एसेंशियल दैट देयर इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंटली रन फाइनेंशियल सिस्टम, सो इज द केस ऑफ इंडिया। हर कंट्री के अंदर, हर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंटली रन फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए और इंडिया इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, देयर आर वेरियस इंटरमीडियरीज, कई तरीके के रेगुलेटर हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि IRDAI है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, RBI है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनके बारे में जानेंगे। The role of financial regulator क्या है is very important for maintaining the credibility of financial system, and you will learn about how RBI was established and how it operates to regulate and supervise the Indian banking system. Recent past के अंदर कई बैंक मर्जर्स हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सेशंस को करने इन चीज़ों को जानने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम जानें कि फाइनेंशियल सिस्टम की नीड क्या है, ये किस तरीके से बना होता है, रोल क्या है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का इंडिया के अंदर, रोल आरबीआई का क्या है और क्या क्या इसके पास पावर्स हैं आरबीआई के पास, और प्रोसेस क्या रहता है मर्जर्स के अंदर और कौन से मर्जर हमारे रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फॉर इकोनॉमी टू फंक्शन वेल्थ एंड फाइनेंस बोथ आर रिक्वायर्ड। जो मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर लाने का, ठीक है, वो यही होता है कि किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है, दोनों को एक दूसरे की नीड है। ठीक है, वेल्थ इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द एंटिटीज दैट पोजेस वेल्थ आर डिफरेंट फ्रॉम द एंटिटीज दैट नीड वेल्थ एंड फाइनेंस टू प्रोड्यूस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेल्थ प्रोसेसर्स आर इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स। ठीक है, these entities are also those who require finance for producing goods and services. However, individual that possess the wealth is not the same the individual who needs it. Same नहीं है जिसके पास है और जिसको चाहिए वो। ठीक है, this is the case for other categories of entities. Wealth therefore must flow from pockets of surplus to pockets of deficit. It is अब ये चीज़ डिटेल में आपको ओबियसली पता चल गई इस लाइन से ही, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो सिंपल बातें हैं। वेल्थ देयरफॉर मस्ट फ्लो फ्रॉम पॉकेट्स ऑफ सरप्लस, जिसके पास ज़्यादा है उस और जिसके पास कम है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम।
The possessors of wealth include depositors, investors, whereas the users of wealth and finance consist of borrower and issuers of capital market instruments. इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? फॉर एन इकोनॉमी टू फंक्शन वेल्थ फाइनेंस बोथ आर रिक्वायर्ड. इसके बारे में हम जान लिया. ठीक है, ये याद रखिएगा, वेल्थ और फाइनेंस दोनों चाहिए. ठीक है, तो अब हमें जानना होगा कि ये कंसिस्ट किससे करता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है फाइनेंशियल के मार्केट के इस सिस्टम के अंदर. तो मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट. इनके बारे में हम जानेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन से किस तरीके के, जो जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इनका क्या मतलब होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इंश्योरेंस मार्केट क्या है, सबके बारे में जानेंगे. बस पता एटलीस्ट आपको होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है. रेगुलेटर फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कौन कौन से हैं? 4 मेन रेगुलेटर हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर. जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले नाम आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को. किस एक्ट के अंडर? 1934 एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934. द आरबीआई इज कंट्रीज सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ एंटायर बैंकिंग सेक्टर अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर फंक्शंस. और भी फंक्शंस हैं, फॉरेक्स को भी मेंटेन रखता है. ठीक है, और इसका काम क्या है? कंट्रोल करना इश्यू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी. इसका फिलहाल जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है. सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ था वो आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ. सेबी, सेबी का क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी कब स्टेब्लिश हुआ? 1992 के अंदर. और इसका इन अकॉर्डेंस विद इसका एक्ट कौन सा था? सेबी 1992. आरबीआई का कौन सा था? 1934. और इस्टेब्लिश कब हुआ? 1935 के अंदर. ये सेम ईयर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ. सेबी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, और मनी मार्केट का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड वो सेटअप टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज. उनका जो विश्वास है वो बनाए रखने के लिए, एक सेफ्टी देने के लिए सेबी का निर्माण किया गया था, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए. इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है. इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीआई बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है. क्या आप जानते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एफएमसी वॉज फाइनेंस रेगुलेटर इन इंडिया कंट्रोलिंग द फॉरवर्ड कमोडिटी मार्केट एंड कमोडिटी एक्सचेंजेस. एफएमसी को बाद में मर्ज कर दिया गया था सेबी के अंदर 2015 के अंदर. ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि पहले कौन इसको संभालता था. अब बात आ गई कि जो एंटिटीज़ रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा, कौन कौन सी? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आपके, एनबीएफसीज हो गए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स जो फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं. कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक कंसिस्ट ऑफ पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स. डिफरेंशिएटेड बैंक कौन से? जो आपका पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स की कैटेगरी में रखा गया है. दे आर इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. इन्हें कहा जाता है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्केड्यूल में रखने के बाद बैंक्स को स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला जाता है. तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जिन्हें शामिल कर दिया जाता है उन्हें स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोला जाता है. अब बात आ गई कोऑपरेटिव बैंक्स. एक तो स्ट्रक्चर जान लीजिए आप. ये कोऑपरेटिव बैंक्स तो 1912 एक्ट के अंडर में सेटअप किए गए थे. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म. ठीक है, और जो आपका शॉर्ट टर्म है उनमें स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई आपकी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होगी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आप. अब इस स्लाइड पे एक मेन चीज़ लिखी हुई है कि वाइल अर्बन cooperative banks which operate in multiple states are regulated by RBI. The Central Registrar of Cooperative Societies या सिंगल स्टेट जो यूसीबीज हैं आपके अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो भी रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा. इनमें आरबीआई और जो स्टेट है, जो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर ही हैं कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका प्रावधान है, ठीक है, वो उसी स्टेट और आरबीआई के द्वारा मिलके रेगुलेट किए जाते हैं. रेगुलर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो उनको कौन इंस्पेक्ट करता है? नाबार्ड करता है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, जब भी लगे आपको कि चीज़ें भूल रही हैं दोबारा इस सेशन को चला लिया 1.5 की स्पीड में देख लीजिए. एनबीएफसीज जो हैं फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट फंड बिजनेस. और जो ये बिजनेस करते हैं इन्हें शैडो बैंकिंग भी बोला जाता है कि बैंकिंग की परछाई है. ये कोर बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग की परछाई है. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज कौन कौन से हैं? एसेट फाइनेंस कंपनी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया. ये हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है कि हाउस से रिलेटेड
अपना फाइनेंस देखती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होगी, माइक्रो जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला क्या हुआ कि जो रोड्स या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उनको फाइनेंस करने का काम जो करते हैं वो हो गए एनबीएफसीज। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विच फोकस ऑन सर्टेन सेक्टर्स, किसी सर्टेन सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म जो है फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि सिडबी हो गया, एमएसएमई सेक्टर के ऊपर इसका फोकस रहता है। एक्सिम बैंक में क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो उसका जो फोकस रहता है वो ट्रेड के ऊपर रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर रहता है। ठीक है। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड वो एंटिटीज़ जो परचेज और सेल का काम करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। ठीक है। दे बाय द सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई एंड एम फॉर रीसेलिंग देम टू अदर बायर्स। ठीक है। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी अब तो प्लेटफॉर्म लेके आ गए हैं। ठीक है। पहले और जो नॉर्मली अभी बीच में कौन होते हैं, प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। तो ये इन्हें मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो सीधा सीधा आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि मार्केट मेकर्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी डीलर्स आपको ऑप्शन चुनना है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये कॉन्सेप्ट, 1995 के अंदर, 1995। क्या आप जानते हैं कि एनबीएफसीज और बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बताया कि शैडो बैंकिंग करते हैं, कोर बैंकिंग का काम नहीं है इनका। ठीक है। तो एनबीएफसीज कोर बैंकिंग नहीं करती, क्यों? क्योंकि इनके पास एक बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है। ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि वो डिपॉजिट्स जिन्हें आप जाके डिमांड पे कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। एनबीएफसीज इज नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है आपका 2007 उसका हिस्सा नहीं होते एनबीएफसीज। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है डीआईसीजीसी के अंतर्गत, ठीक है, वो एनबीएफसी जो डिपॉजिटर्स हैं, या हम सीधा सीधा अगर बात करें तो डीआईसीजीसी में जो आपको एक इंश्योरेंस मिलता है आपके डिपॉजिट्स का, जो 5 लाख है आज की रेट में बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। ठीक है। वो आपको एनबीएफसीज के डिपॉजिटर्स को ये आपको इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है। एनबीएफसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशो, जो आपके सीआरआर एसएलआर हैं। ठीक है। सीआरआर जो है आपको मेंटेन नहीं रखना पड़ता एनबीएफसीज को। अब बात आती है डिफरेंशिएटेड बैंक्स की। डिफरेंशिएटेड बैंक्स मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिकली किसी एक काम के लिए जो अनसर्व्ड एरिया था बैंकिंग का, उस सेगमेंट को सर्व करने के लिए, ठीक है, जो बैंक्स लेके आए गए उन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक्स की कैटेगरी में रखा गया। ये कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, वो पहले आया 2007 के अंदर, डिस्कशन हुआ 2013 के अंदर, कमेटी बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी, जिन्होंने स्टडी किया कि स्मॉल बिजनेस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स की कैसे एक फ़ोन के थ्रू लोगों तक पहुंचा जाए। ठीक है। तो अलग अलग बैंक्स को ये सब ने बैंक्स ने अप्लाई किया, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, जिसमें से 41 और 72 एप्लीकेशंस आई थी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए रिस्पेक्टिवली, और 11 और 10 ये पास की गई थी। ठीक है। 2019 के दिसंबर तक 6 जो पेमेंट बैंक्स और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑपरेशनल थे। ठीक है। तो आपको लेटेस्ट भी जान के जाने हैं, जब पेपर देने जाए तो देख के जाइएगा कि कितने आज की डेट में पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है स्टेटस इनके चेंज होते रहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जो आपका पेमेंट बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, आपके रेमिटेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जो माइग्रेंट लेबर वगैरह है जो इधर उधर काम कर रहे हैं, उनके लिए वो फैमिली को पैसे भेज सकते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, 100 करोड़ रुपए पूंजी लगी होनी चाहिए कैपिटल की। ठीक है। जो एक्सेप्टेंस है सेविंग डिपॉजिट की वो करनी होगी आपको। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप बेच सकते हैं, इंश्योरेंस आप बेच सकते हैं, लेकिन लैंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। आप लोन नहीं दे सकते, किसी और के साथ टाई अप करके आप लोन के ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद लोन्स नहीं दे सकते। ठीक है। और 75% ऑफ इट्स फंड्स टू बी प्लेस्ड इन एसएलआर क्वालिफाइंग सिक्योरिटीज़। मतलब कितनी सेफ्टी रखी गई है इन बैंक की कि 75% आपको एसएलआर के अंदर रखना है। ठीक है। और मैक्सिमम 25% इन डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स, और 25% जो आपका है डिपॉजिट्स रखना है अलग बैंक्स के अंदर। क्यों? अब सोचेंगे आप तो कि 75 और 25 तो आपका हो ही गया, यहाँ पे ये मैक्सिमम है। ठीक है। बीच में वाला जो है वो आप अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं, हालांकि शर्त ये है कि आप लैंडिंग नहीं कर सकते। अब बात आ गई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ था वो बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। नॉर्मल सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। उसमें क्या था, पेमेंट बैंक में 75% था।
अब इसमें क्या है, 75% ऑफ टोटल क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आपको 75% लोन देने पड़ेंगे, 100% में से 25% आप दे सकते हैं बाकियों को, ठीक है, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक लैंडिंग कर सकते हैं। पर जो 50% लोन्स होंगे वो 25 लाख से नीचे वाले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे ही लोन बड़े देने लग गए तो आपका जो मकसद था कि आप जो निम्न तबके के लोग हैं वहाँ तक पहुँचे, वो डिफीट हो जाता है पर्पज़। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या रही है? आरबीआई की कमेटी ने सजेस्ट किया 2015 के अंदर दैट मल्टी स्टेट यूसीबीज विद अ साइज ऑफ 20,000 करोड़ मोर टू बी कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक इफ लेंडर हैज़ नो स्पेशल नीड टू रिमेन ए कोऑपरेटिव बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहा गया था। और 2018 में इसी के तहत जो यूसीबी है, तो पहला कन्वर्जन हुआ था। पूछा जा सकता है कि पहला कन्वर्जन किसका हुआ था, तो शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को, जो सहारनपुर बेस्ड है, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था 6 जनवरी 2020 को। अब देख लेते हैं कि जो एंटिटीज़ रेगुलेट की जाती है सेबी के द्वारा, आरबीआई से रिलेटेड देख लिया हमने, तो नाम जान लीजिए आप, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। इसका क्या काम होता है सेबी का रेगुलेट करने का? इक्विटी और डेट कैपिटल को ऑपरेट करने का रेगुलेट करता है उन इंस्टीट्यूशंस को जो ऑपरेट करते हैं इक्विटी और डेट कैपिटल के अंदर, ठीक है। ब्रोकर्स जो हैं, म्यूचुअल फंड है, मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो सारे किसके नज़र में रहते हैं? सेबी के नज़र में रहते हैं। एंटिटीज़ रेगुलेटेड बाय आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज होगी और इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, ठीक है। पी फ्रेडा प्रोविडेंट फंड, ठीक है, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वो कौन से इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करता है? पेंशन फंड इंक्लूडिंग फंड्स अंडर एनपीएस, अटल पेंशन योजना और CRKY, ठीक है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि सारा रिकॉर्ड जो है वो किसके पास रहता है? पी फ्रेडा के पास रहता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए रखता हूँ, ठीक है। बताइएगा कि आईआरडीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको बताया था अभी वीडियो के अंदर ही कि आईआरडीआई कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना है तो। हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्राइमरी डीलर? प्राइमरी डीलर जो है वो एक तरीके का मार्केट मेकर है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आरबीआई और जो जिसको सिक्योरिटीज़ खरीदनी है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है प्राइमरी डीलर। विच ऑफ द फंक्शंस कैन अ पेमेंट बैंक डू? क्या कर सकता है? लैंड कर सकता है एमएसएमई को? नहीं। सेल कर सकता है म्यूचुअल फंड? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हैंडल कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बना? बी। अब बात आती है रोल ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर। तो हमने जान लिया कि फाइनेंशियल सिस्टम की नीड क्या है और वेरियस प्लेयर कौन कौन से हैं। तो अब बात आती है कि बैंकिंग रेगुलेटर इंडिया के अंदर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है? आरबीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा, टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट इश्यू करने का काम है। कीपिंग द रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी या मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have modern monetary policy framework जो MPC committees होती हैं, ठीक है, to maintain price stability and keeping in the mind of the objective of growth के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ग्रोथ हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1935 में, 1934 एक्ट के अंतर्गत ये किया गया था। और आरबीआई का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किन की गाइडलाइन के थ्रू हुआ था? वर्किंग स्टाइल और आउटलुक जो था वो किस BR अम्बेडकर साहब की जो बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रिकमेंडेशन किसकी? 1926 रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है। जब ये सेटअप हुआ, इसने सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया इंडिया और बर्मा, जो कि अभी म्यांमार है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के लिए काम किया इसने अप्रैल 1947 तक। मैंने अभी आपको वीडियो में बोला कि मुंबई में तो हेडक्वार्टर है फिलहाल, पहले कहाँ था? तो आंसर आपका यहीं आ गया, कोलकाता। कमेंसिंग ऑपरेशन एज ए प्राइवेट स्टैट्यूटरी कंपनी, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में, ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ? 1949 के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेंट्रल ऑफिस, जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है, सेंट्रल बोर्ड मुंबई में बैठता है। 19 जो रीजनल ऑफिस है पैन इंडिया, और 4 लोकल ऑफिस हैं चारों दिशाओं के अंदर, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड
चेन्नई, चारों रीजन इसमें कवर हो जाते हैं। अब जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, सर रोसबोरिन स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर, और इंडियन जो थे वो चिंतन डी देशमुख। फंक्शंस क्या है आरबीआई के, हमने एक्ट के अंदर ही पढ़ लिया कि इशू करना है करेंसी नोट्स और कंट्रोल भी करने हैं, ठीक है। तो आरबीआई को पावर मिलती है सेक्शन 22 के अंतर्गत कि ये करेंसी नोट्स इशू कर सकता है। और जो फिलहाल नोट्स प्रिंट हो रहे हैं वो भी आपको पता है, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी है बाय मैनेजिंग इट गवर्नमेंट्स डेट्स एंड अदर अकाउंट्स एंड बाय एक्टिंग एज बैंकर टू बैंकर ऑल्सो। बैंकर टू गवर्नमेंट भी है, बैंकर टू बैंकर भी है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है कि बेल आउट करने का भी काम कई बार आरबीआई करवाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर ऑफ कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करता है, फॉरेन जो रिजर्व है कंट्री का, और उसको रेगुलेट भी करता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट को। मेंटेनिंग रोबस्ट एंड कंटेम्प्रेरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ईयर मैंने आपको बताया, सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। फेमा नाम लिया किसी ने तो फेमा 1999, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो आरटीजीएस नेफ्ट कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अब जो आपका नेफ्ट आरटीजीएस है वो 24/7 कर दिया गया है। जो सुपरविजन का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लाइसेंस इशू करता है, ब्रांचेस एक्सपेंड होती है तो भी लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। जब भी आप देखेंगे कि आपका जो मेन रजिस्टर होता है ब्रांच का, उसमें आपका आरबीआई का लाइसेंस आपका लगा होना चाहिए, ब्रांच का ऑडिटर्स देखते हैं उसको। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पेड अप कैपिटल, ठीक है, उसको वो बताता है टाइम टू टाइम कैश जो रिजर्व्स हैं और लिक्विड एसेट्स हैं उनको कितना मेंटेनेंस रखनी है आपको, आरबीआई गाइडलाइन देता है। प्रायोरिटी सेक्टर और नीडी सेक्टर्स हैं उनके अंदर इंश्योर करता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा हो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के रूल के द्वारा, ठीक है। इंस्पेक्शन भी करता है, शेड्यूल बैंक्स की अब्रोड भी करता है ताकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर विश्वास बना रहे लोगों का, ठीक है। एडहोक इन्वेस्टिगेशंस करता है ओम्बड्समैन के थ्रू कंप्लेंट्स का, इरेगुलरिटीज़ का, फ्रॉड्स जो बैंक से रिलेटेड है। अप्रूव करता है, फोर्स करता है अमालगमेशंस और बैंक मर्जर्स को। इवोल्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी इन इंडिया स्टार्टेड इन 18th century. Private banks such as Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras first printed paper money, and it was only after Paper Currency Act 1861 the government of India was given monopoly to print currency. 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मोनोपोली दी गई कि सिर्फ आप ही जो है करेंसी को प्रिंट करेंगे। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ 1935 में और बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की हो गई। ₹5 नोट वाज द फर्स्ट करेंसी नोट्स, पूछा जा सकता है आपसे कहीं उत्तर में। ₹1 का नोट मत बोल दीजिएगा, ₹5 का नोट था जो सबसे पहले छापा गया था आरबीआई के द्वारा, और उसी साल में 100, 1000, 10,000 के नोट भी छापे गए थे। बाद में डिमोनेटाइजेशन हुआ 1954 में, ठीक है, सॉरी 1946 में, फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1954 में, फिर एक बार से जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 1978 में, और अभी वाला तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 के नोट का आपको पता ही है 2016 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर मिलती है करेंसी नोट्स की कि वो 10,000 रुपये तक के डिनोमिनेशन के नोट छाप सकता है, और किसी भी तरीके के अमेंडमेंट्स अगर चाहता है कि 10,000 से ऊपर के छापने हैं तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करेंसी टू बी प्रिंटेड आरबीआई फैक्टर्स इन इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और सोइल्ड बैंक नोट्स हैं, ठीक है, और रिजर्व्स और स्टॉक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कितनी करेंसी छापनी है ये आरबीआई देखता है। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स नोट आरबीआई। याद रखिएगा कि जो सिक्के घड़े जाते हैं वो आरबीआई की जिम्मेवारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, ठीक है। फॉर दिस रीजन ₹1 नोट हैज़ द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, नोट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। This has been so because the ₹1 note was reintroduced as a wartime measure in 1940. It was issued by government with the status of a coin के स्टेटस के तौर पे इसे छापा गया था, इसीलिए क्योंकि कॉइन की जिम्मेवारी गवर्नमेंट के, इसलिए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के साइन इस पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको गवर्नर के मिलेंगे, यहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट के मिलेंगे। ₹1 नोट 1994 तक छापे गए थे, ये याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता है कि 6 मेंबर कमेटी होती है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इसमें होते हैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और इसमें जो कमेटी है टाइम टू टाइम आपको रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, और
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ था? मुंबई में स्विच करने से पहले कहाँ था? कोलकाता के अंदर था, अभी हमने पढ़ा। अब बात आती है कि कितने डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई के पास होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। चलिए नाम में नहीं जाते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। टाइमलाइन ऑफ मर्जर इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या हुआ था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया था, सब्सिडरी जो थी 5 जो एसबीआई की और भारतीय महिला बैंक को भी बाद में स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया था। देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। पीएनबी के अंदर किसको मर्ज किया गया? ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के अंदर, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक के अंदर, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक को किस में मर्ज किया गया था। रिसेंट बैंक जो मर्जर हुए हैं ये किस वजह से होते हैं? फॉलोइंग फैक्टर रहते हैं कि द लो लेवल ऑफ कैपिटल विच हैज़ लेड टू फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। हाई लेवल ऑफ एनपीए, जब एनपीए बढ़ रहा होता है तो एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जब मैनेज नहीं हो पा रहा होता तो मर्ज कर दिया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो या लो ग्रोथ रेट देखी जाए, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली सिंस 2018 आरबीआई ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो मर्जर था और बाद में रिड्यूस होकर कितने बैंक हो गए? पीएसबीज जो आपके हैं 12, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। चलिए क्विज में कुछ आपके से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ मैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। करंटली जो एक फाइनेंशियल रेगुलेटर नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा उत्तर, ये आप कमेंट करके बताइएगा इन सब के उत्तर, ठीक है। व्हाट इज स्केड्यूल्ड बैंक? स्केड्यूल्ड बैंक के बारे में क्या कहा जाता है? स्केड्यूल्ड टू कमेंस ऑपरेशन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में आते हैं, ठीक है, या शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में आते हैं, तो ये आपको आंसर में बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रेगुलेटर ऑफ मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो मल्टी स्टेट जो है, जो अलग अलग स्टेट्स में है, तो उनका एक रेगुलेटर कौन है? आरबीआई तो होता ही होता है, एक और कौन है, ठीक है। ₹1 करेंसी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ विच ऑफिशियल? तो अभी बताया मैंने आपको, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ फाइनेंस रेगुलेटर? तो रोल कौन सा नहीं है? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, बिल्कुल होता है। चलिए ये आप बताइएगा कि टू इंश्योर फाइनेंशियल मार्केट्स आर फेयर, टू इंश्योर कॉर्पोरेट्स डू नॉट डिफॉल्ट। तो सारी चीज़ों में आपको उत्तर देके बताना है। कुछ ये मल्टी ऑप्शंस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ बैंक मर्जर? तो क्या क्या इसके फ़ायदे रहते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। जो रिमेनिंग सेशंस है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक्स, मनी मार्केट, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, और अपकमिंग डेज में गाइडली आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाला है। हैंड होल्डिंग देंगे आपको सीआईबी के रिजल्ट तक, चैप्टर वाइज सेशंस लेके आए जाएंगे, ट्रिक्स लेके जाएंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी मॉड्यूल वाइज आपके लिए लेके आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सुधार कर सकें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको और चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स की आपको कमज़ोरी महसूस होती है खुद के अंदर, कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए गाइडली आपके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच।